कई हफ्तों तक चलती रही धमकियों के बाद आखिरकार अमेरिका ने वो कदम उठा ही लिया जिसकी आशंका दुनिया को थी। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने वेनेजुएला की पूरी सरकार को ऑफिशियली एक फॉरेन टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन घोषित कर दिया है। ये सिर्फ एक डिप्लोमैटिक स्टेटमेंट नहीं है, बल्कि इंटरनेशनल पॉलिटिक्स की भाषा में इसे एक डायरेक्ट वॉर सिग्नल माना जाता है। अब सवाल ये नहीं है कि अमेरिका और वेनेजुएला के रिश्ते खराब है या नहीं। सवाल ये है कि क्या 2026 की शुरुआत एक नई जंग के साथ होने जा रही है। रूस, यूक्रेन, इजराइल, गाजा के बाद क्या दुनिया एक और फ्रंट खोलने वाली है। अगर ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन के पिछले कुछ महीनों के एक्शंस को ध्यान से देखें तो पैटर्न बहुत क्लियर है। बीते हफ्तों में 26 से ज्यादा वेनेजुएलन शिप्स पर अटैक हो चुके हैं। कैरेबियन सी में वेनेजुएला से आने जाने वाले ऑयल टैंकर्स पर अनऑफिशियल ब्लॉकेड लगाया गया है, यानी बिना वॉर डिक्लेरेशन के ही वेनेजुएला की इकोनॉमी की नब्ज दबा दी गई है। इस पूरे प्रेशर कैंपेन का मकसद एक ही है, वेनेजुएला में रिजीम चेंज, एक ऐसी सरकार बैठाना जो अमेरिका के इंटरेस्ट के साथ अलाइन हो। डोनाल्ड ट्रंप खुलेआम कह चुके हैं कि वो चाहते हैं कि वेनेजुएला के प्रेसिडेंट निकोलस मडुरो खुद ही गद्दी छोड़ दें, फ्रेश इलेक्शंस कराएं और रास्ता साफ करें। लेकिन साथ ही ये भी साफ कर दिया गया है कि अगर ऐसा नहीं हुआ तो अमेरिका फोर्स का इस्तेमाल करने से पीछे नहीं हटेगा। और ट्रंप का लॉजिक, क्योंकि मैं यूनाइटेड स्टेट्स हूं। शुरुआत में जब सितंबर के आखिरी हफ्ते में ये स्ट्राइक शुरू हुई तब अमेरिका ने इसे काउंटर नार्को टेरर ऑपरेशन बताया। कहा गया कि सिर्फ उन शिप्स को टारगेट किया जा रहा है जो अमेरिका में इलीगल ड्रग्स की सप्लाई कर रही थी। पहले कुछ हफ्तों तक यही नैरेटिव चलता रहा, लेकिन जैसे जैसे वक्त बीतता गया अमेरिका की असली मंशा सामने आने लगी। आज ट्रंप खुद कह रहे हैं कि वेनेजुएला पर प्रेशर तब तक बना रहेगा जब तक वो अमेरिका से चुराया हुआ तेल, जमीन और एसेट्स वापस नहीं करता। ये पहली बार नहीं है जब ट्रंप इस तरह की भाषा इस्तेमाल कर रहे हैं। ग्रीनलैंड को ऑक्यूपाई करने की धमकी, कनाडा को 51वां स्टेट बनाने का सपना, ये सब हम पहले देख चुके हैं। फर्क बस इतना है कि इस बार ट्रंप वेनेजुएला को लेकर कहीं ज्यादा सीरियस नजर आ रहे हैं। यहीं पर एक बड़ा कॉन्ट्रडिक्शन सामने आता है। कुछ ही हफ्ते पहले तक यही डोनाल्ड ट्रंप खुद को ग्लोबल पीसमेकर के तौर पर प्रेजेंट कर रहे थे। यूक्रेन, इजराइल, थाईलैंड, हर जगह जाकर जंग रुकवाने का क्रेडिट लेने की कोशिश, नोबेल पीस प्राइज के सपने, इंडिया, पाकिस्तान के बीच 50 से ज्यादा बार वॉर रुकवाने का दावा। तो फिर अचानक से ट्रंप खुद एक नई जंग की तरफ क्यों बढ़ रहे हैं? उनके पहले कार्यकाल की सबसे बड़ी ब्रांडिंग यही थी कि उन्होंने अमेरिका को फिजूल की जंगों से दूर रखा, इराक और अफगानिस्तान जैसी गलतियों से सीखने की बात की। अब वही अमेरिका एक बार फिर मिलिट्री एडवेंचर की तरफ बढ़ता दिख रहा है। तो सवाल उठता है, अमेरिका को वेनेजुएला में घुसकर मिलेगा क्या? और क्या ये ऑपरेशन भी इराक की तरह एक महंगी गलती साबित होने वाला है? सितंबर से लेकर अब तक वेनेजुएला के आसपास के कैरेबियन इलाके में करीब 100 लोगों की मौत हो चुकी है। ये सभी मौतें उन अमेरिकन स्ट्राइक से जुड़ी हैं जो वेनेजुएलन शिप्स पर की गई। इसी वजह से अब अमेरिका पर ये आरोप भी लगने लगे हैं कि वो सिविलियंस को टारगेट कर रहा है। सिर्फ यही नहीं, दुनिया का सबसे बड़ा एयरक्राफ्ट कैरियर यूएस जेराल्ड फोर्ड वेनेजुएला के पास डिप्लॉय किया जा चुका है। उसके साथ पूरा बैटल फ्लीट जिसमें 4500 से ज्यादा मरीन और सेलर्स मौजूद हैं। ये कोई मिलिट्री एक्सरसाइज नहीं है, ये कोई वार्निंग ड्रिल नहीं है, ये एक फुल स्केल वॉर मोबिलाइजेशन है। और कहानी यही खत्म नहीं होती। अगस्त 2025 में ट्रंप ने एक सीक्रेट डायरेक्टिव साइन किया था जिसके तहत पेंटागन को लैटिन अमेरिका में ड्रग कार्टल्स के खिलाफ डायरेक्ट मिलिट्री फोर्स इस्तेमाल करने की इजाजत दे दी गई। ना कोई पब्लिक डिबेट, ना कांग्रेस की खुली मंजूरी। इसके बाद कैरेबियन में 26 डॉक्यूमेंटेड स्ट्राइक्स होती है। बोट्स को उड़ाया जाता है। दावा किया जाता है कि ये ड्रग्स और कार्टेल मेंबर्स ले जा रही थी। फिर ट्रंप एक और कदम आगे बढ़ते हैं। निकोलस मडुरो के सिर पर रखा इनाम डबल कर दिया जाता है, $50 मिलियन। ये सिर्फ इनाम नहीं है, ये एक ओपन कॉन्ट्रैक्ट है। आरोप लगाया जाता है कि मडुरो खुद कोकेन स्मगलिंग में डायरेक्टली इन्वॉल्व है और अमेरिका को ड्रग से भर रहे हैं। अक्टूबर 2025 में मामला और भी सीरियस हो जाता है। ट्रंप CIA को वेनेजुएला के अंदर कोवर्ट ऑपरेशंस की इजाजत दे देते हैं। ये सिर्फ इंटेलिजेंस कलेक्शन नहीं है। प्राइवेटली यूएस ऑफिशियल्स मान चुके हैं कि ऑब्जेक्टिव बिल्कुल क्लियर है, किसी भी कीमत पर मडुरो को हटाना, बिना कांग्रेस अप्रूवल, बिना पब्लिक कंसेंट। यहां सवाल उठता है, ठीक है, मडुरो एक डिक्टेटर है, ब्रूटल है,
लेकिन क्या इंटरनेशनल लॉ अमेरिका पर लागू नहीं होते? जब इंडिया पाकिस्तान में घुसकर आतंक के खिलाफ एक्शन करता है तो अमेरिका को इंटरनेशनल लॉ याद आ जाता है, लेकिन जब खुद अमेरिका करता है तब सब कुछ नेशनल सिक्योरिटी बन जाता है। हिपोक्रेसी की भी एक हद होती है और ये हिपोक्रेसी यही खत्म नहीं होती। आज अमेरिका और वेनेजुएला एक दूसरे के आमने सामने खड़े हैं, लेकिन ये दुश्मनी अचानक पैदा नहीं हुई। दरअसल एक समय ऐसा भी था जब वेनेजुएला अमेरिका का सबसे भरोसेमंद पार्टनर माना जाता था, खासकर लैटिन अमेरिका में। कोल्ड वॉर के दौर में 1958 के बाद जब वेनेजुएला में डेमोक्रेटिक ट्रांजिशन शुरू हुआ, तब वॉशिंगटन ने इस देश को अपने लिए एक परफेक्ट एलाय समझा। वजह साफ थी, वेनेजुएला के पास तेल था, स्ट्रेटेजिक जियोग्राफी थी और उस समय की सरकार अमेरिका के इंटरेस्ट के खिलाफ नहीं थी। अमेरिका ने वेनेजुएला को सिर्फ दोस्त नहीं बनाया, बल्कि उसे अपने सिस्टम के अंदर शामिल कर लिया। यूएस मिलिट्री मिशन सीधे वेनेजुएला के सबसे बड़े मिलिट्री बेस पर ऑपरेट कर रही थी। लैटिन अमेरिका में ये प्रिविलेज बहुत कम देशों को मिला था। अमेरिकन एडवाइजर्स वेनेजुएलन पायलट्स को ट्रेन कर रहे थे, आर्म्ड फोर्सेस को मॉडर्नाइज किया जा रहा था। यहाँ तक कि अमेरिका ने वेनेजुएला को उस दौर के एडवांस्ड F-16 फाइटर जेट्स खरीदने की इजाजत दी। ये सिर्फ एक डील नहीं थी, ये ट्रस्ट का सिग्नल था। जॉइंट नेवल एक्सरसाइजेज होती थी, इंटेलिजेंस शेयरिंग होती थी और ड्रग ट्रैफिकिंग के खिलाफ कोऑर्डिनेशन चलता था। 1990 के शुरुआती सालों में अगर कोई कहता कि यही रिलेशनशिप आगे चलकर ओपन हॉस्टिलिटी में बदल जाएगी, तो शायद लोग हंस देते। लेकिन जियोपॉलिटिक्स में ट्विस्ट हमेशा वही आता है जहां उसकी उम्मीद नहीं होती। 1999 में इस कहानी में एंट्री होती है ह्यूगो चावेज की। चावेज सत्ता में आते ही पुराने सिस्टम को खुलेआम रिजेक्ट करना शुरू कर देते हैं। वॉशिंगटन के करीब रहने वाले ओलिगार्क्स, फॉरेन इकोनॉमिक कंट्रोल और अमेरिकी इन्फ्लुएंस सब पर सवाल उठाए जाते हैं। उन्होंने अपने मूवमेंट को नाम दिया बोलिवेरियन रेवोल्यूशन। ये सिर्फ एक पॉलिटिकल स्लोगन नहीं था। चावेज ने लैटिन अमेरिका की आजादी के हीरो सिमोन बोलिवर को एक नए नैरेटिव में ढाल दिया। वही बोलिवर जिन्होंने कभी स्पेनिश एम्पायर के खिलाफ लड़कर वेनेजुएला, कोलंबिया, इक्वाडोर, पेरू जैसे देशों को आजादी दिलाई थी। चावेज ने इसी इतिहास को अमेरिका के खिलाफ एक आइडियोलॉजिकल वेपन बना दिया। ये सिर्फ पॉलिसी शिफ्ट नहीं था, ये एक पूरा का पूरा आइडियोलॉजिकल ब्रेक था। पावर में आने के 2 साल के अंदर ही चावेज ने अमेरिका को सीधा मैसेज दे दिया। वेनेजुएला के सबसे बड़े मिलिट्री बेस से यूएस फोर्सेस को बाहर निकालने का ऑर्डर दे दिया गया। ये वही बेस था जहां कभी यूएस मिलिट्री खुलकर ऑपरेट करती थी। अब अमेरिका इसे चुपचाप सह ले, ऐसा तो हो नहीं सकता था। अपने ही बैकयार्ड में, अपने ही पड़ोस में अपना इन्फ्लुएंस इस तरह खोना वॉशिंगटन के लिए बड़ी बात थी। यहीं से शुरू होती है प्लॉटिंग। अप्रैल 2002 में ह्यूगो चावेज के खिलाफ एक coup अटेम्प्ट होता है। कुछ ही घंटों में चावेज को हटा दिया जाता है और एक इंटरिम गवर्नमेंट को पावर में लाया जाता है। अमेरिका फौरन इस नई सरकार को रिकॉग्नाइज कर लेता है, लेकिन ये कुछ ज्यादा देर टिक नहीं पाता। कुछ ही दिनों में ये पूरा सेटअप कोलैप्स कर जाता है। चावेज वापस सत्ता में लौटते हैं और इस बार पहले से ज्यादा पॉपुलर होकर। यहीं पर अमेरिका और वेनेजुएला के बीच बचा कुचा ट्रस्ट भी खत्म हो जाता है। वेनेजुएला अमेरिका पर coup को सपोर्ट करने का आरोप लगाता है। वॉशिंगटन हमेशा की तरह कहता है, हमें कुछ नहीं पता। इसके बाद वेनेजुएला यूएस एम्बेसडर को बाहर निकाल देता है। जवाब में अमेरिका आर्म्स एम्बार्गो लगा देता है। नतीजा ये होता है कि वेनेजुएला अमेरिका से पूरी तरह दूर होकर रूस की तरफ झुक जाता है। मिलिट्री हेलीकॉप्टर्स, एयरक्राफ्ट्स, डिफेंस डील्स सब मॉस्को से होने लगते हैं। 4 दशक पुरानी अमेरिका वेनेजुएला पार्टनरशिप ऑफिशियली खत्म हो जाती है। इसके बाद के सालों में चावेज ने चीन और ईरान के साथ भी रिश्ते गहरे किए। कई यूएस फंडेड एनजीओस को देश से बाहर निकाल दिया गया। एक मेजर ऑयल प्रोड्यूसर जो अमेरिका के बिल्कुल पास था, अब अमेरिका के राइवल्स के साथ खड़ा था। अमेरिका के लिए इससे बुरी खबर और क्या हो सकती थी। क्यूबा और रूस की दोस्ती का पुराना डर तो पहले से मौजूद था, लेकिन अब वेनेजुएला भी उसी लाइन में खड़ा हो गया था। इधर वेनेजुएला के अंदर भी हालात धीरे धीरे बिगड़ने लगे। 2013 में ह्यूगो चावेज की मौत के बाद सत्ता आती है निकोलस मडुरो के हाथ में। इकोनॉमी पहले से कमजोर थी, करप्शन बढ़ चुका था और सोशल वेलफेयर स्कीम्स दबाव में थी। 2014 से 2017 के बीच वेनेजुएला एक इकोनॉमिक फ्रीफॉल में चला जाता है। हाइपर इन्फ्लेशन,
खाने की कमी, हॉस्पिटल्स में दवाइयां गायब, लाखों लोग देश छोड़कर भागने लगते हैं। यही वो मोमेंट था जहां अमेरिका को मौका दिखता है। वॉशिंगटन ने लॉन्च की मैक्सिमम प्रेशर स्ट्रेटेजी, ऑयल एक्सपोर्ट्स पर रोक, इंटरनेशनल एसेट्स फ्रीज और नई नई सैंक्शंस। गोल सिंपल था, मडुरो को इकोनॉमिकली इतना दबाऊं कि वो खुद ही कुर्सी छोड़ दे। लेकिन ये स्ट्रेटेजी उल्टी पड़ जाती है। चीन वेनेजुएला का सबसे बड़ा ऑयल बायर बन जाता है। आज भी वेनेजुएला का करीब 80% तेल चीन खरीदता है। रूस का इन्फ्लुएंस और बढ़ जाता है और अमेरिका का फ्रस्ट्रेशन आसमान छूने लगता है। 2023 में बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन थोड़ी राहत देता है। कुछ ऑयल सैंक्शंस टेम्परेरीली हटते हैं, रिफॉर्म्स और फेयर इलेक्शंस के वादे होते हैं। लेकिन 2024 के इलेक्शन में मडुरो वही करता है जो एक क्लासिक डिक्टेटर करता है। इलेक्शन रिग होते हैं और खुद को विनर डिक्लेयर कर दिया जाता है। अमेरिका तुरंत सैंक्शंस वापस लगा देता है और फिर 2025 में डोनाल्ड ट्रंप की वापसी के साथ एस्केलेशन तय हो जाती है। अब जब अमेरिका और वेनेजुएला की दुश्मनी पूरी तरह खुलकर सामने आ चुकी है, तो सबसे जरूरी सवाल यह है कि अमेरिका इस संभावित जंग को जस्टिफाई कैसे कर रहा है। क्योंकि आज की दुनिया में सीधा ये कहना कि हमें तेल चाहिए या हमें कंट्रोल चाहिए अब काम नहीं करता। हर जंग को एक नैतिक कवर चाहिए होता है और अमेरिका इस खेल में नया खिलाड़ी नहीं है। ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन ने अब तक वेनेजुएला के खिलाफ मिलिट्री एक्शन के लिए 3 बड़े जस्टिफिकेशन सामने रखे हैं। पहला, नार्को टेररिज्म, दूसरा, नेशनल सिक्योरिटी थ्रेट, तीसरा, डेमोक्रेसी बनाम डिक्टेटरशिप। सबसे पहले बात करते हैं नार्को टेररिज्म की। अमेरिका का दावा है कि वेनेजुएला अब एक नार्को टेररिस्ट स्टेट बन चुका है। आरोप है कि निकोलस मडुरो और उनके करीबी लोग इंटरनेशनल ड्रग ट्रैफिकिंग नेटवर्क्स चला रहे हैं, खासकर कोकेन स्मगलिंग, जिससे अमेरिका में ड्रग्स की बाढ़ आ रही है और अमेरिकन यूथ तबाह हो रहा है। सुनने में ये आरोप बहुत सीरियस लगते हैं, लेकिन जब आप अमेरिका के अपने ही डेटा को देखते हैं तो कहानी थोड़ी अलग निकलती है। वेनेजुएला का लिंक अगर कहीं मिलता भी है तो वो मुख्य रूप से कोकेन तक सीमित है। और आज अमेरिका की सबसे बड़ी ड्रग क्राइसिस कोकेन नहीं है, वो है फेंटानिल। फेंटानिल वेनेजुएला से नहीं आता, उसका मेन रूट अलग है। लेकिन फिर भी नार्को टेरर का टैग वेनेजुएला पर लगाया जा रहा है, क्योंकि ये टैग बहुत काम का होता है। जैसे ही आप किसी देश को नार्को टेररिस्ट स्टेट घोषित कर देते हैं, वैसे ही डिप्लोमेसी के नियम ढीले पड़ जाते हैं। दूसरा जस्टिफिकेशन, नेशनल सिक्योरिटी थ्रेट। यहाँ अमेरिका एक कदम और आगे बढ़ जाता है। वेनेजुएलन क्रिमिनल ग्रुप्स की तुलना सीधे अलकायदा जैसे टेरर ऑर्गेनाइजेशन से की जाने लगती है। ये तुलना सिर्फ शब्दों की नहीं है, इसके पीछे एक स्ट्रेटेजी है। जब किसी थ्रेट को टेररिज्म के साथ क्लब कर दिया जाता है, तब लॉ एनफोर्समेंट के रूल्स, इंटरनेशनल लॉ और सॉवरेनिटी की बहस अपने आप साइडलाइन हो जाती है। फिर ये ड्रग कंट्रोल का मामला नहीं रहता, ये सीधा नेशनल सिक्योरिटी बन जाता है। और नेशनल सिक्योरिटी के नाम पर अमेरिका ने इतिहास में क्या क्या किया है, ये सब जानते हैं। तीसरा और सबसे पॉपुलर जस्टिफिकेशन, डेमोक्रेसी। ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन का कहना है कि जुलाई 2024 के वेनेजुएला इलेक्शंस रिग किए गए। अपोजिशन कैंडिडेट्स को हराकर मडुरो ने खुद को विनर घोषित कर दिया। इस पॉइंट पर ज्यादा बहस की जरूरत नहीं है। मडुरो एक ऑथोरिटेरियन लीडर है, इकोनॉमी तबाह है, लोग देश छोड़कर भाग रहे हैं। लेकिन असली प्रॉब्लम यहां से शुरू होती है। अगर अमेरिका ये मान ले कि उसे दुनिया में किसी भी ऑथोरिटेरियन लीडर को मिलिट्री फोर्स से हटाने का हक है, तो फिर इंटरनेशनल सिस्टम बचेगा ही नहीं। फिर वही लॉजिक इराक, अफगानिस्तान और लीबिया में इस्तेमाल हुआ था और उन देशों का हश्र दुनिया ने देख लिया। तो सवाल उठता है, वेनेजुएला में डेमोक्रेसी पर अमेरिका को इतनी दिलचस्पी क्यों है? क्योंकि अगर सिर्फ डेमोक्रेसी की बात होती तो फिर दुनिया में दर्जनों ऐसे देश हैं जहां इससे भी बुरे हालात हैं। लेकिन वहां अमेरिकी बम नहीं गिरते। यहां आपको शर्लॉक होम्स बनने की जरूरत नहीं है। फैक्ट यह है कि अगर किसी देश के पास तेल है और वो अमेरिका के खिलाफ खड़ा है, तो उसके लिए हालात मुश्किल हो जाते हैं। इराक, ईरान, लीबिया सब इसके उदाहरण हैं। वेनेजुएला दुनिया के सबसे बड़े ऑयल रिजर्व्स में से एक रखता है और जियोग्राफिकली वो अमेरिका के बेहद करीब है। अगर अमेरिका किसी भी तरह वेनेजुएला के ऑयल फील्ड्स पर कंट्रोल पा लेता है, तो ये सिर्फ अमेरिका के लिए नहीं, बल्कि चीन के खिलाफ भी एक बड़ा स्ट्रेटेजिक हथियार बन जाता है। हाँ, चीन का ऑयल सोर्सिंग डाइवर्सिफाइड है, वो टूट नहीं जाएगा, लेकिन अमेरिका पहले से कहीं ज्यादा पावरफुल हो जाएगा। तेल सिर्फ एक्सटर्नल पॉलिटिक्स को नहीं, बल्कि इंटरनल पॉलिटिक्स को भी शेप करता है। 1976 में वेनेजुएला ने PDVSA को नेशनलाइज कर दिया था।
ह्यूगो चावेज के दौर में ऑयल रेवेन्यू सोशल वेलफेयर और पॉलिटिकल प्रोग्राम्स की रीढ़ बन गया। कुछ ऐसा ही इराक में भी हुआ था। बाथिस्ट रिजीम ने स्टेट ऑयल रेवेन्यू से अपना पावर कंसोलिडेट किया। दोनों ही केसेस में यूएस और मल्टीनेशनल ऑयल कंपनियों का एक्सेस बंद हो गया, और जैसे ही ये एक्सेस बंद हुआ वैसे ही रिजीम चेंज की बातें शुरू हो गई। अमेरिका आज ये दावा करता है कि वेनेजुएला के ऑयल फील्ड्स यूएस की मदद से डेवलप हुए थे। प्राइवेट यूएस कंपनियों ने दशकों तक वहां इन्वेस्ट किया, टेक्नोलॉजी ट्रांसफर किया, और फिर अचानक सब नेशनलाइज कर लिया गया। डोनाल्ड ट्रंप आज इसे चोरी कहते हैं और कहते हैं, एंड वी वांट इट बैक। लेकिन सच्चाई यह है कि ट्रंप वेनेजुएला के ऑयल रिसोर्सेज फिर से प्राइवेट यूएस कंपनियों के हाथ में देना चाहते हैं, जिससे पैसा सिर्फ बिजनेस में नहीं बल्कि अमेरिकी पॉलिटिक्स में भी फ्लो करे। और यहीं से कहानी खतरनाक मोड़ लेती है, क्योंकि जब जंग का कारण तेल बन जाता है तब मोरल्स, वैल्यूज और डेमोक्रेसी सब पीछे छूट जाते हैं। अब जब सारी परतें खुल चुकी हैं, तो वेनेजुएला की कहानी किसी नई किताब जैसी नहीं लगती, बल्कि ये वही पुरानी किताब है जिसका टाइटल बदल जाता है, कवर बदल जाता है, लेकिन अंदर की स्क्रिप्ट सेम रहती है। फर्क बस इतना है कि इस बार स्टेज मिडिल ईस्ट नहीं बल्कि लैटिन अमेरिका है। अगर आपको ये सब कुछ जाना पहचाना सा लग रहा है तो वो इसलिए क्योंकि यही स्क्रिप्ट हम पहले इराक, लीबिया और अफगानिस्तान में देख चुके हैं। 1991 के बाद जब अमेरिका इराक में घुसने की तैयारी कर रहा था, तब भी कहानी कुछ ऐसी ही थी। पहले कहा गया सद्दाम हुसैन टेरर ग्रुप्स को सपोर्ट करता है, फिर कहा गया इराक में डेमोक्रेसी लानी है, और आखिर में सबसे बड़ा नैरेटिव आया, वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन। दुनिया को बताया गया कि इराक के पास केमिकल, बायोलॉजिकल और यहां तक कि न्यूक्लियर वेपन्स है। कहा गया कि अगर अभी एक्शन नहीं लिया गया तो अमेरिका और उसके एलाइज खतरे में पड़ जाएंगे। आज हम जानते हैं कि यह सब झूठ था। इराक का WMD प्रोग्राम 1991 में ही खत्म हो चुका था। ना न्यूक्लियर वेपन्स मिले, ना मोबाइल बायोलॉजिकल एप्स, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। एक देश तबाह हो चुका था, लाखों लोग मारे जा चुके थे, और पूरा रीजन हमेशा के लिए इनस्टेबल हो गया था। और सबसे आयरॉनिक बात यह है कि सद्दाम हटने के बाद इराक में टेररिज्म और ज्यादा बढ़ा। ISIS जैसे ग्रुप्स वहीं से उभरे, जिन्हें कंट्रोल करने में अमेरिका को और ज्यादा पैसा और ज्यादा फोर्स लगानी पड़ी। अब वही पैटर्न वेनेजुएला में दोहराया जा रहा है। आज सद्दाम की जगह मडूरो है, आज अलकायदा की जगह नार्को टेरर है, आज WMD की जगह नेशनल सिक्योरिटी थ्रेट है। नैरेटिव बदले हैं, लेकिन मकसद वही है। कुछ लोग कहते हैं इस बार फर्क है, मडूरो सच में डिक्टेटर है। ये बात गलत नहीं है, मडूरो ऑथोरिटेरियन लीडर है, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन इराक में सद्दाम क्या था, लीबिया में गद्दाफी क्या था? डिक्टेटर को हटाने का दावा हमेशा बहुत नैतिक लगता है, लेकिन सवाल ये नहीं है कि डिक्टेटर है या नहीं। सवाल यह है कि क्या बाहर से थोपा गया तख्तापलट किसी देश को बेहतर बनाता है? इतिहास कहता है नहीं। अफगानिस्तान में 20 साल तक दुनिया की सबसे ताकतवर मिलिट्री रही, रिजल्ट क्या निकला? वही तालिबान वापस। लीबिया में गद्दाफी हटे, लेकिन देश आज तक अराजकता से बाहर नहीं निकल पाया। इराक आज भी स्टेबल स्टेट नहीं बन पाया। फिर वेनेजुएला में अलग क्या होगा? लेकिन ट्रंप की मजबूरियां भी समझनी होंगी। 2025 में ऐतिहासिक जीत के बाद भी अमेरिका के अंदर प्रॉब्लम्स खत्म नहीं हुई है। महंगाई अभी भी लोगों की कमर तोड़ रही है, रिसेशन का डर मंडरा रहा है, और ऊपर से एप्स्टीन स्कैंडल से जुड़े नए नए डॉक्यूमेंट्स लगातार बाहर आ रहे हैं। ऐसे माहौल में एक एक्सटर्नल एनिमी हमेशा काम आता है। जब देश के अंदर सवाल ज्यादा हो जाए, तब बाहर जंग का ढोल बजाना पॉलिटिक्स का पुराना हथकंडा है, और वेनेजुएला इस रोल के लिए परफेक्ट फिट बैठता है। कमजोर इकोनॉमी, इंटरनल डिवीजन और इंटरनेशनल सपोर्ट लिमिटेड। अब सवाल उठता है, दुनिया क्या कर रही है? जवाब है कुछ खास नहीं। संयुक्त राष्ट्र 2-4 कड़े शब्द बोलेगा, गंभीर चिंता जताई जाएगी, कड़ी निंदा होगी, और फिर सब अपने अपने काम में लग जाएंगे, ठीक वैसे ही जैसे गाजा के मामले में हुआ। आज की दुनिया में असली पावर उसी के पास है जिसके हाथ में मिलिट्री और पैसा है। कुछ लोग उम्मीद करते हैं कि शायद चीन अमेरिका को रोके, लेकिन रियलिटी यह है कि चीन रोकेगा नहीं, बल्कि वो देखेगा, नोट करेगा और फिर अपने मौके का इंतजार करेगा। अगर अमेरिका वेनेजुएला में घुसता है तो कल चीन ताइवान पर यही लॉजिक इस्तेमाल करेगा। वो कहेगा हमने वही किया जो अमेरिका ने किया। और यही सबसे खतरनाक बात है, क्योंकि जब एक सुपर पावर नियम तोड़ती है तो वो बाकी दुनिया को भी इजाजत दे देती है। आज वेनेजुएला है, कल कोई और होगा, और परसों शायद कोई ऐसा देश जिसका नाम हम सोच भी नहीं रहे। डोनाल्ड ट्रंप कभी कहते थे डोंट डू इट, लेकिन अब वही ट्रंप कह रहे हैं दे हैव $100 बिलियन एंड वी वांट इट।
यही सच है। डेमोक्रेसी का नैरेटिव अच्छा लगता है, सुनने में लगता है कि मदर ऑफ डेमोक्रेसी आएगी, डिक्टेटर हटेगा, लोग सड़कों पर खुशियां मनाएंगे। लेकिन ग्राउंड रियलिटी अक्सर इससे बिल्कुल उलट होती है। तख्ता पलट आसान होता है, देश बनाना मुश्किल। और इतिहास बार बार दिखा चुका है कि बाहर से लाई गई डेमोक्रेसी अक्सर सिर्फ अराजकता छोड़कर जाती है। आज वेनेजुएला में वही इराक, लीबिया, अफगानिस्तान वाला स्क्रिप्ट रिपीट हो रहा है। फर्क बस इतना है कि इस बार डायरेक्टर डोनाल्ड ट्रंप है, जो कभी इन्हीं वॉर्स के खिलाफ थे। लेकिन जब बात तेल की आती है तो मोरल्स और वैल्यूज साइड में चले जाते हैं। आखिर में यही कहा जा सकता है, जिसके पास लाठी है वही तय करता है कि सही क्या है और गलत क्या। और यही हमारे समय की सबसे कड़वी सच्चाई है। अगर आपको ये पूरा एनालिसिस पसंद आया हो, अगर आप चाहते हैं कि ऐसे ही डीप, अनफिल्टर्ड और ईमानदार ज्योपोलिटिकल ब्रेकडाउन आगे भी मिलते रहें, तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, वीडियो को लाइक कीजिए और अपनी राय कमेंट में जरूर लिखिए, क्योंकि सवाल पूछना ही डेमोक्रेसी की आखिरी निशानी है।